नमस्कार साथियों, सम्राट कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत और अभिनंदन। हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास की, और राजस्थान के इतिहास में हमने जो चैप्टर ले रखा था वो मेवाड़ का इतिहास ले रखा था। हमने मेवाड़ के इतिहास में इस वीडियो से पहले जो हमने भाग 8 में पढ़ा था राणा सांगा का, कि किस प्रकार से राणा सांगा के साथियों ने उसको जहर देकर के इचिलपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहां जहर दे दिया और कालपी में उसकी मृत्यु हो गई थी, और कुंभलगढ़ में उसका दाह संस्कार किया। उसके बाद में मेवाड़ पर जो अगला शासक बना वो रतन सिंह द्वितीय बना। मेवाड़ का इतिहास, ठीक है। अगला हमारा जो शासक बनता है वो राणा रतन सिंह बनता है, और ये राणा रतन सिंह जो है द्वितीय है। देखो, राणा रतन सिंह पहला हो गया जिसने राणा वंश की नींव रखी, हमने उसके बारे में विस्तार से बता दिया है। ये जो राणा आ रहा है ये दूसरा आ रहा है, राणा रतन सिंह, ठीक है। ये राणा रतन सिंह 1528 से लगा करके 1531 तक शासन करता है, ये याद रखना। 1528 से 31 तक इसका शासन रहता है, मात्र थोड़े समय के लिए, और इसकी हत्या जो है वो कर देता है सूरजमल, ठीक है। ये सूरजमल इसकी हत्या कर देता है, और ये सूरजमल कर्मावती का भाई होता है, जो राणा सांगा की पत्नी होती है उसका भाई होता है, ठीक है। तो सूरजमल इसकी हत्या कर देता है, और ये जो हत्या होती है ये एक मेवाड़ में खेले जाने वाला उत्सव है, अहेरिया उत्सव। अहेरिया उत्सव, ठीक है। इस अहेरिया उत्सव में रतन सिंह की भी मृत्यु हो जाती है, और साथ में जो है सूरजमल की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अहेरिया उत्सव किस प्रकार करता है, इसमें जो है शिकार किया जाता है, ठीक है। और उस शिकार में ही सूरजमल भी मर जाता है और रतन सिंह द्वितीय की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद में अगर अपन देखते हैं, ठीक है, तो अगला जो शासक बनता है वो बनता है मेवाड़ पे विक्रमादित्य। रतन सिंह के बाद विक्रमादित्य शासक बनता है, जो 1531 से लगा करके 1536 तक वो शासक रहता है, ठीक है। विक्रमादित्य की बात करें, इसके पिता का नाम सांगा, ठीक है। इसकी माता जो है कर्मावती, ठीक है। और ये माता ही इसकी संरक्षिका होती है। कहने का मतलब ये है विक्रमादित्य की आयु बहुत कम होती है, वो शासन संभाल नहीं पाता है। इस कारण क्या होता है कि इसकी संरक्षिका, इसकी माता कर्मावती बनकर ही इसका शासन संभालती है। अगर मैं आगे इसकी बात करूं तो इसकी महत्वपूर्ण आता है, विक्रमादित्य ने अपने समय में आदि वराह मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। ठीक है, आदि वराह मंदिर का जो है विक्रमादित्य ने पुनर्निर्माण करवाया, ठीक है। अगली अगर मैं बात करूं तो इसी समय चित्तौड़ के ऊपर एक आक्रमण होता है, और वो आक्रमण होता है 1534 ईस्वी में बहादुर शाह का, ठीक है। ये बहादुर शाह का 1534 में आक्रमण होता है, और इस आक्रमण में जो है अपन को दो बातें याद रखनी है, ठीक है। इससे पहले क्या है, 1533 में भी एक युद्ध होता है बहादुर शाह का, ठीक है। और बहादुर शाह जब आक्रमण करता है
ठीक है। तो उस समय विक्रमादित्य छोटा होता है और इसकी सारी जो मेवाड़ साम्राज्य की नींव है वो कर्मावती संभालती है, ये हमको पता है। लेकिन उस समय कर्मावती क्या है, संधि कर लेती है, बहादुर शाह से संधि कर लेती है, बहादुर शाह से संधि कर लेती है। और संधि में क्या करता है कि रणथंबोर का जो दुर्ग है, ये रणथंबोर का जो दुर्ग है ये बहादुर शाह को दे देती है। कौन, कर्मावती। और ये संधि होकर के ये चला जाता है। ये बात है 1533 की। लेकिन जब 1533 में बहादुर शाह वापस जाता है तब उस समय जो है ये पुनः कुछ ही समय बाद ये पुनः जो है मेवाड़ पर आक्रमण करता है। यहां मेवाड़ से अपन चित्तौड़ ले सकते हैं, ठीक है। पुनः आक्रमण करता है और जब उस समय आक्रमण करता है तो उसी समय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है, वो होती है कर्मावती जो है राखी भेजती है हुमायूं को। उस समय हुमायूं जो है दिल्ली शासक मुगल काल का ये रहता है, यानी कि मुगलों का शासन दिल्ली पे होता है और वहां हुमायूं जो है प्रमुख शासक के रूप में जो रहता है। आगे क्या होता है, ये जो कर्मावती है ये हुमायूं को राखी भेजती है कि भाई बहादुर शाह जो है युद्ध करने आ रहा है इसलिए मेरी सहायता करना। लेकिन हुमायूं मना कर देता है, सहायता नहीं दे पाता है, ठीक है। अब सहायता नहीं दे पाता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है समझने का प्रयास करें। कर्मावती जो है जौहर करती हैं। इस समय इतिहास में दूसरा महत्वपूर्ण जौहर होता है चित्तौड़ का। यहां एक शब्द समझने का प्रयास करें, एक शब्द लिखा है साका, जहां पर केसरिया प्लस जौहर ये जहां दोनों होते हैं उन दोनों को सम्मिलित रूप से शाखा बोलता है। केसरिया में राजपूत सरदार अपने साम्राज्य की आन बान और रक्षा के लिए अपने सिर के ऊपर केसरिया पगड़ा बांध करके युद्ध मैदान में उतर जाते हैं दुश्मनों के सामने। ऐसी स्थिति को कहते हैं केसरिया। शाखा और जौहर ये दोनों मिलकर के शाखा कहलाता है। और जौहर में महिलाओं की भूमिका रहती है। इसमें महिलाएं जौहर दो प्रकार से करती है, एक जल जौहर होता है और एक अग्नि जौहर होता है। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए दुश्मनों के हाथ नहीं लगे इसलिए वो जल में या अग्नि में कूद करके अपने प्राणों को त्याग देती है, तो ये जौहर कहलाता है। और जब ये दोनों स्थितियां एक साथ होती तो उसको शाखा कहलाता है। लेकिन इन दोनों स्थितियों में से अगर कोई एक स्थिति ही हो तब वो अर्ध शाखा कहलाता है। जैसे जैसलमेर के दुर्ग में लूणकर के समय हुआ था अर्ध शाखा, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं कर्मावती को लेकर के। तो कर्मावती के समय जो है यहां पर दूसरा शाखा होता है, वेरी मोस्ट प्रश्न, और ये शाखा राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा कहलाता है। जो राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा कहलाता है, इसमें 13,000 महिलाएं, ठीक है, 13,000 महिलाएं एक साथ अग्नि में जल करके ये शाखा करती हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना, साथ में ये भी बात याद रखना ये राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो अब यहां पर एक देवरिया प्रतापगढ़ के बाघ सिंह, बाघ सिंह ये देवरिया जो प्रतापगढ़ में पड़ता है, ठीक है। इन्होंने जो है कर्मावती की सहायता की, ठीक है, कर्मावती की सहायता की थी और ये जो है मारे जाते हैं।
ठीक है, इनकी डेथ हो जाती है। बाघ सिंह देवरिया प्रतापगढ़ के शासक थे, जो सेनापति थे किसके, कर्मावती के। और ये जो है इस जो जौहर और साका होता है इसमें इनकी मृत्यु हो जाती है बाघ सिंह की, ये याद रखना। अगला अगर मैं बात करूं तो वो बात है विक्रमादित्य के बारे में। ठीक है, विक्रमादित्य के बारे में, इसकी हत्या जो है बनवीर कर देता है। अब ये बनवीर कौन था थोड़ा सा समझे। ठीक है, बनवीर दासी पुत्र हैं। हमने जब मारवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास पढ़ा तो उस समय एक नाम आया था पृथ्वी राज सिसोदिया। उस समय पृथ्वीराज सिसोदिया एक नाम आया था। इस पृथ्वीराज सिसोदिया की एक दासी थी। ठीक है, इस दासी का ये पुत्र था और उस दासी का नाम था पुत्तल देवी। ठीक है, ये दासी पुत्र कहलाता है, बनवीर जो दासी पुत्र कहलाता है, और ये पुत्तल देवी और पृथ्वीराज का पुत्र था। ठीक है, बनवीर। और इस बनवीर की कहानी आपने सुनी भी होगी। ये बनवीर की वही कहानी है जो पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन को बलिदान देकर के मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की रक्षा की थी। अब यहां समझने का प्रयास करें पुनः मेरे साथ। अगर आगे मैं बात करूं, विक्रमादित्य की हत्या तो बनवीर ने कर दी, और बनवीर कुछ समय के लिए, कहने का मतलब है 1536 से लगाकर 40 तक जो है मेवाड़ का राजा बन जाता है। ये मेवाड़ का राजा बन जाता है विक्रमादित्य को। इसी समय क्या घटना घटती है ये समझे। जब रास्ते से विक्रमादित्य को हटा दिया तो उसके सामने जो दूसरा ऑप्शन आता है, अब विक्रमादित्य का पुत्र उदय सिंह था। ठीक है, अब उदय सिंह उसके सामने आता है और उदय सिंह के लिए इस समय क्या होती है, ये बात पता चल जाती है पन्ना धाय को। ठीक है, ये पन्ना धाय को जब बात पता चल जाती है तो पन्ना धाय क्या करती है, उदय सिंह को महल से सुरक्षित बाहर निकाल देती है। जो अपन छोटी कक्षाओं में पन्ना धाय की कहानी पढ़ते हैं बलिदान के लिए, पुत्र बलिदान के लिए, ये वही पन्ना धाय है। तो इस उदय सिंह को जो है बचा करके कुंभलगढ़ भेज देती है। ये कुंभलगढ़ के दुर्ग में भेज देती है और कुंभलगढ़ के दुर्ग में ही इसका लालन पालन पोषण होता है और वहीं पर इसका राज तिलक भी, राज्याभिषेक भी कुंभलगढ़ में होता है। प्रश्न कई बार पूछता है उदय सिंह का राज्याभिषेक कहां हुआ, कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ राज संबंध में है, ये याद रखना। कई बार कुंभलगढ़ जो है उदयपुर में लिख करके आते हैं, प्रश्न जल्दीबाजी में हो जाती है, हड़बड़ी हो जाती है। याद रखना कुंभलगढ़ राजसमंद में है और कुंभलगढ़ में ही उदय सिंह का राज तिलक होता है। अब कैसे राज तिलक होता है, इसकी सहायता करता है, उसके बारे में सोचिए। मारवाड़ का इसका समकालीन होता है, मारवाड़ का शासक मालदेव, ये याद रखना। मारवाड़ का शासक जो मालदेव होता है, ये मालदेव उदय सिंह की सहायता करता है और उदय सिंह की सहायता करके बनवीर की हत्या करता है और बनवीर को मार करके जो है एक बार फिर से चित्तौड़ पर उदय सिंह का शासन स्थापित हो जाता है। इस प्रकार से उदय सिंह जी जो है भावी राजा बनते हैं। अब इतिहास में अगला जो प्रश्न या राजा बनेगा वो बनेगा उदय सिंह। उदय सिंह राणा। ठीक है, ये राणा उदय सिंह जो है नए शासक बनते हैं, ये याद रखना। ठीक है, उदय सिंह का शासक जो रहता है वो 1537 ईस्वी से लगा करके 1572 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, ये याद रखनी। अब उदय सिंह की बात करूं तो इसकी 2 पत्नियां थी। ठीक है, 2 पत्नियां कौन थी, दोनों के नाम मैं लिख रहा हूं। पहले का नाम था जयवंती बाई, ये वही जयवंती बाई है जिससे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और अगर मैं दूसरी की बात करूं तो उसका नाम था
धीरबाई। ठीक है, अगर मैं धीरबाई का दूसरा नाम है वो है भटियाणी। दोनों के बारे में समझे। उदय सिंह की दो पत्नियां थी, पहली पत्नी का नाम था जयवंती बाई और दूसरी पत्नी का नाम था धीरबाई। ठीक है, जयवंती बाई पाली के जो नरेश थे अखेरराज सोनगिरा की पुत्र थी। ये पाली नरेश की पत्नी। अखेरराज सोनगिरा की पुत्री। ठीक है, और जो ये भटियाणी थी, ये भटियाणी जो थी ये जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री थी। राजस्थान के दो बड़ी रियासतों की पुत्रियों से महाराणा उदय सिंह का विवाह हो रखा था और यहां से जो है मेवाड़ के इतिहास में बहुत बड़ा चेंजिंग आ जाता है। वो क्या चेंजिंग आता है आगे अपन समझने का प्रयास करेंगे। एक तरफ तो थी जयवंती बाई जो पाली के अखेरराज सोनगिरा की पुत्री थी, वो थी, और दूसरी जो थी धीरबाई थी जिसका दूसरा नाम भटियाणी मिलता है। इसका दूसरा नाम भटियाणी क्यों पड़ा ये भी समझ ले। जैसलमेर के लूणकरण जो थे वो भाटी थे और भाटी से ही बना भटियाणी, इसलिए इसको भटियाणी भी कह रहे। ठीक है, अब यहां पर जो है आगे क्या होता है, जयवंती बाई का जो पुत्र होगा महाराणा प्रताप होगा और इधर इसका जो पुत्र होगा वो जगमाल होगा। और ठीक है, इसका उदय सिंह और धीरबाई से जो पुत्र होगा वो जगमाल कहलाएगा और इधर जो है उदय सिंह और जयवंती बाई से जो पुत्र होगा वो महाराणा प्रताप कहलाएगा। मेवाड़ की गद्दी को लेकर के दोनों में टकराव पैदा होता है। अगर अपन उत्तराधिकारी नियम के हिसाब से देखें, उत्तराधिकारी के हिसाब से देखें तो बड़ा पुत्र जो है महाराणा प्रताप था और महाराणा प्रताप ही भावी राजा बनना था। लेकिन क्या करा, ये जो धीरबाई थी ये बड़ी चंचल थी और सुंदर थी और इसने क्या करा, उदय सिंह को बहला फुसला करके वचन ले लिया। और वो वचन क्या ले लिया कि भविष्य में अगर मेवाड़ का राजा बनेगा तो मेरा पुत्र ही बनेगा। इसलिए वो जगमाल वहां का राजा बन जाता है। अब जगमाल तो राजा बन जाता है लेकिन यहाँ एक समस्या पैदा हो जाती है। इस जगमाल को बाद में जो है महाराणा प्रताप से युद्ध होता है और इस महाराणा प्रताप की जो है इसके नाना जी जो अखेरराज सोनगिरा है, अखेरराज सोनगिरा की जो सेना है महाराणा प्रताप का साथ देती है और साथ देकर के अटैक करती है जगमाल के ऊपर, आक्रमण करती है जगमाल के ऊपर। और जगमाल क्या करता है, भाग करके अकबर के पास चला जाता है। जो मुगल काल का राजा है अकबर, उसकी शरण में ये चला जाता है। तो एक तरफ तो ये जगमाल चला गया अकबर में और भाभी जो वहां का मेवाड़ का राजा बन गया वो बन गया महाराणा प्रताप। ठीक है, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से ये उदय सिंह का था। आगे अगर मैं उदय सिंह की बात करूं तो समझे, सबसे पहला उदय सिंह की माता कर्मावती, ये माता। अगर मैं पिता की बात करूं तो सांगा। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इस समय एक महत्वपूर्ण घटना है, वो है उदय सिंह की, वो है शेरशाह सूरी की अधीनता। सुने इसके बारे में प्रसंग पूरा। शेरशाह सूरी अंतिम समय में जब हुमायूं का शासन दिल्ली पर होता है, उसी समय एक अफगान शासक शेर खां, बाद में इसको शेरशाह नाम पड़ गया शेर का वध करने के कारण, ये जो है मुगल वंश के शासक को पराजित करके दिल्ली का शासक बन जाता है। ठीक है, जब उसको पता चलती है कर्मावती को और उदय सिंह के समय उदय सिंह को कि भाई शेरशाह बहुत तेज गति और स्पीड से
भारत के अनेक राजा और शासकों को पराजित करता हुआ मेवाड़ की तरफ आ रहा है, तो उस समय जो है मेवाड़ के उदय सिंह शेरशाह की अधीनता स्वीकार कर देता। क्यों कि उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह सोचते हैं कि दिल्ली के हुमायूं को हरा दिया, मुगल काल के शासन को, और उसके बाद में अनेक छोटे मोटे जो मालदेव, जो मेवाड़ के मालदेव थे, उस समय गिरी सुमेल का युद्ध होगा, जब अपन मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे वहां इसका जिक्र आएगा, तो उसको भी हरा देता है। तो इस प्रकार से जब इसको पता चलती है उदय सिंह को कि भाई ये शेरशाह सूरी राजस्थान के कई राजाओं को हरा दिया है, दिल्ली की शासन कर दिया है, तो उसने सरलता से, सहजता से जो है इस सूरी की अधीनता स्वीकार कर लेता है। ठीक है, ये सूरी की अधीनता स्वीकार करता है। मेवाड़ में अगर एक कलंक की बात कहे तो मेवाड़ में सारे के सारे वीर योद्धा हुए, राजपूत हुए, एकमात्र उदय सिंह के बारे में ये कीवंदी आती है कि सिर्फ इसने शेरशाह सूरी को जो है थोड़े समय के लिए अधीनता स्वीकार की थी। लेकिन हमको पता है कि शेरशाह सूरी जब कालिंजर अभियान पे जाता है और कालिंजर अभियान पर जब किले के ऊपर अटैक करता है तो वहां पर बम बारूद का विस्फोट होता है और उस बारूद के विस्फोट में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। और ये खबर जब शेरशाह सूरी को पता चलती है जब कि भाई शेरशाह सूरी नहीं रहा, और तो उदय सिंह पुनः चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। पुनः कहां पर आक्रमण करता है? चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। इस प्रकार से उदय सिंह का वापस चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है। जब तक के लिए ये उदय सिंह कहां चला जाता है? ये अपन के कुंभलगढ़ में शरण लेता है। ठीक है, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। आगे अगर मैं इसकी बात करूं तो समझे, एक युद्ध होता है 1557 में। यह प्रश्न कई बार आया हुआ है। इस युद्ध का नाम है हरमाड़ा का युद्ध। ठीक है, यह युद्ध 1557 ईस्वी में होता है, हरमाड़ा का युद्ध। और इस हरमाड़ा के युद्ध में जो है उदय सिंह वर्सेज हाजी खां, उदय सिंह और हाजी खां के मध्य होता है, और इसमें जो है हाजी खां जीत होती है। डिटेल समझे क्या है? हरमाड़ा वर्तमान समय में जयपुर में है। ये प्रश्न ये याद रखना, हरमाड़ा कहां पर है? जयपुर में। हरमाड़ा कहां पर है? जयपुर में। कब हुआ ये युद्ध? 1557 ईस्वी में हुआ। ठीक है, क्यों हुआ? ये रंग राय को लेकर हुआ। ये रंग राय एक महिला है। ठीक है, रंग राय से प्रेम उदय सिंह भी करते हैं और रंग राय से प्रेम हाजी खां भी करते हैं, और दोनों इस रंग राय को लेकर के हरमाड़ा नामक स्थान पर चले जाते हैं और ये युद्ध होता है। इस रंग राय को लेकर के चला जाता है। अब इस रंग राय के युद्ध में या रंग राय के कारण जो ये युद्ध हुआ, इसमें जो हाजी खां की जीत होती है, इसका सबसे बड़ा कारण होता है मारवाड़ का मालदेव। ये मारवाड़ का मालदेव जो है हाजी खां को सहायता देता। अब देखो मेरी बात यहां समझने का प्रयास करना। जहां मारवाड़ का मालदेव उदय सिंह को राजा बनाने में सहायता करता है पहली बार, अब वो यहां पर इसका विरोधी हो जाता है। वो यहां पर इसका विरोधी क्यों होता है? इसकी कहानी सुने। उदय सिंह के एक मंत्री होता है जिसका नाम है जैत्र सिंह। जैत्र सिंह शरण में चला जाता है मालदेव के, और मालदेव से अपनी पुत्री का विवाह करवा देता है। उस पुत्री का नाम होता है स्वरूप देवी। उस स्वरूप देवी का विवाह किससे हो गया? मारवाड़ के शासक मालदेव से। लेकिन मालदेव एक प्रस्ताव जैत्र सिंह को और रखता है। वो क्या प्रस्ताव रखता है कि जो जैत्र सिंह की छोटी पुत्री होती है उससे भी मालदेव शादी करना चाहता है। ये बात जैत्र सिंह को कहीं न कहीं आघात लग जाता है इस बात को कि भाई मेरी जब बड़ी पुत्री का विवाह तेरे से हो रखा है तो दूसरी का कैसे करता हूं। उस समय क्या करता है ये जैत्र सिंह? अपनी दूसरी पुत्री का विवाह किससे करवा देता है? उदय सिंह से करवा देता है। अब शादी कौन करना चाहता था? मालदेव करना चाहता था। लेकिन अब शादी किससे हो गई?
उदय सिंह से हो गई। इसी कारण जो है ये मालदेव उदय सिंह का क्या बन गया, विरोधी बन गया, और इस विरोध का बदला कहां लिया, इस हरमाड़े के युद्ध में लिया, और हरमाड़े के युद्ध में हाजी खां का पक्ष लिया और यहां पर इसकी जीत हो गई थी। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। आगे अगर मैं बात करूं तो 2-3 उदय सिंह के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। पहली जानकारी है उदय सिंह की, 1559 ईस्वी में जो है उदय सागर झील का निर्माण। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1559 ईस्वी में जो है उदय सिंह ने उदय सागर झील का निर्माण करवाया। दूसरी अगर मैं बात करूं तो 1559 ईस्वी में इसने उदयपुर बसाया। उदयपुर बसाया और राजधानी बनाया। किसकी राजधानी बनाई, मेवाड़ की या चित्तौड़ की। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी 2 निर्माण कलाओं का भी ध्यान रखें। 1959 में उदय सागर झील बनाई, और ये उदय सागर झील कहां पर है तो भी याद रखना, उदयपुर में है। ठीक है, उदय सागर झील उदयपुर में। 1959 में उदयपुर को भी बसाया और उदयपुर को चित्तौड़ की राजधानी बनाया था। ठीक है, आगे समझे, आगे क्या होता है ये समझने का प्रयास करें। वो क्या होता है, देखो, जिस समय मेवाड़ का उदय सिंह का शासन होता है, ठीक है, उसी समय इसका समकालीन अकबर होता है। मुगलों का शासन होता है, ये इसके समकालीन होता है। जो अकबर के 2 प्रतिद्वंदी होते हैं, एक बाज बहादुर और एक जयमल, बाज बहादुर और एक जयमल होता है, इन दोनों को शरण दे देता है, शरण। ठीक है, इस शरण देने के कारण जो है भविष्य में युद्ध होता है। ठीक है, और अकबर एक युद्ध करता है चित्तौड़ का। चित्तौड़ का युद्ध, वेरी मोस्ट, ये चित्तौड़ का तीसरा शाखा बनेगा। जो ये कहलाएगा, ये चित्तौड़ का तीसरा शाखा कहलाएगा। अब क्या होता है, यहां से कहानी समझे। देखो, उदय सिंह अकबर के जो विरोधी होते हैं जयमल और फत्ता, इसके अलावा दूसरा जो होता है इसका बाज बहादुर, इन दोनों को शरण देने के कारण, ठीक है, अकबर चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करता है। अकबर कहां आक्रमण करता है, चित्तौड़ के ऊपर अकबर आक्रमण करता है। अब ये क्या करता है, उदय सिंह चित्तौड़ छोड़ करके जो है गोगुंदा चला जाता है। ये तो चला जाता है गोगुंदा, और चित्तौड़ दुर्ग जो है जयमल और फत्ता को, जयमल व फत्ता को चित्तौड़ का शासन सौंप करके ये चला जाता है। अब यहां पर 2-3 बातें जो है अपन को याद रखनी है। वो क्या रखनी है, सबसे पहले अकबर क्या करता है, काफी समय तक चित्तौड़ का घेरा डालकर रहता है, 5-6 महीने तक, लेकिन उसको विजय नहीं मिलती है। फिर ये क्या करता है, इसी युद्ध में एक इसकी बंदूक का नाम है अकबर की बंदूक संग्राम। ये संग्राम याद रखना, ये बंदूक है। किसकी बंदूक है ये, अकबर की। अकबर की बंदूक का नाम है संग्राम। क्या होता है ये समझे। जब जयमल के समय की बात है, उदय सिंह तो चले गए गोगुंदा की पहाड़ियों में, और यहां पर ये सारा जो ये भार है, जो चित्तौड़ का दुर्ग की जिम्मेदारी है, वो सारी सारी जयमल और फत्ता को सौंप करके चला जाता है। ठीक है, अब इस समय क्या होता है, अकबर कई समय तक किले की जो बना करके रखता है, ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा होता है कि अकबर नीचे से एक सुरंग बना करके इस दुर्ग की दीवार को तोड़ देता है।
रात के समय की बात होती है। जयमल क्या करता है, उस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाता है। उस जो दीवार अकबर ने तोड़ दी उसको वापस रिपेयरिंग करवाता है, देखता है। उसी समय इस संग्राम नामक बंदूक से अकबर गोली मार देता है जयमल को, और वो जयमल के पांव में आकर के लग जाती है। कहां पर आके लगती है, पांव में। अब ये लड़ नहीं सकता है, इसलिए इसका भतीजा होता है कल्ला। ये कल्ला, वीर कल्ला जी, जिसके बारे में जब अपन लोक देवता पढ़ेंगे उस समय इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। ये कल्ला जी क्या करते हैं, इस जयमल को अपने कंधों पर बिठाकर से अकबर से युद्ध करता है, और 4 हाथ वाले देवता कहलाते हैं। ये कल्ला जी क्यों कहलाते हैं कि कल्ला के दोनों हाथों में तलवार, और जो नीचे ऊपर इसके ऊपर बैठा जयमल उसके भी दोनों हाथों में तलवार, और ऐसे चारों हाथों से जबरदस्त किसका सफाया कर रहे हैं, अकबर की सेना का कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे इस कल्ला, जयमल और फतेह तीनों जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इसी के साथ जो वहां की महिलाएं हैं, ठीक है, इसकी महिलाएं जो 7,000 महिलाओं के साथ ये राजस्थान का जो है तीसरा चित्तौड़ के दुर्ग में शाखा होता है। तो ये बात अपन को ध्यान रखनी। आगे अगर अपन इसके बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में जो मेवाड़ का नया शासक बनेगा उदय सिंह के बाद, वो बनेगा महाराणा प्रताप। तो किस प्रकार से उदय सिंह के पुत्रों में, किस प्रकार से उदय सिंह के पुत्रों में जो है उत्तराधिकारी को लेकर के समस्या पैदा होती है और उस समस्या का समाधान होता है, और आगे महाराणा प्रताप जो है मेवाड़ के शासक बनते हैं, उसका अपन अगले वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे।